नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 2। मामा मामा उठे, मेडिसिन ले लें। फ़ातिमा ने आमना बेगम की पेशानी सहलाते इन्हें उठाने की कोशिश की, जो इस वक्त नीम बेहोशी की हालत में गहरी नींद सो रही थी। आमना बेगम के हल्का सा कसमसाने पर फ़ातिमा ने इनके नकाहत ज़्यादा वजूद को अपने बाजुओं का सहारा देते उठाकर बिठाया और फिर साइड टेबल पर मौजूद जग में से पानी गिलास में उंडेलते इन्हें मेडिसिन खिलाने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ मामा, आप टेंशन लेना छोड़ क्यों नहीं देती? अभी भी डॉक्टर ने यही कहा है कि आपकी ये कंडीशन सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है। मेडिसिन खाने के कुछ ही देर बाद आमना बेगम अब खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। बेटा, मेरे बाद तुम्हारा क्या हो गया, यही सोच सोच कर मैं परेशान हो जाती हूँ। आज आमना बेगम बिल आखिर अपने दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आई, क्योंकि एक वही तो थी उनके जीने का वाहिद सहारा, इनकी इकलौती बेटी फ़ातिमा। अब भी फ़ातिमा के बारे में सोचते हुए इनकी तबीयत दिन ब दिन किसी खज़ां रसीदा पत्ते की मान ढलती चली जा रही थी। मेरे बाद इसका क्या होगा, ये सोच आमना बेगम की जान वक्त से पहले निकाल रही थी। इनकी बात सुनते ही फ़ातिमा की आंखों में हल्की नमी दर आई, जिसे इसने अपनी हथेली से साफ़ करते हुए आमना बेगम से फ़ौरन छुपा लिया। मामा, जो कुछ भी इंसान की ज़िंदगी में होता है ना, सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है। फ़ातिमा आमना बेगम का हाथ थामे इसे नरमी से सहला रही थी। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक हुक्म सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, और इसी गफूरुर रहीम ने हमारी हर परेशानी का हल भी कुरान पाक में वाज़ह तौर पर बता दिया है, जो किताबी सूरत में तमाम आलम इंसानियत के लिए हदायत का एक सरचश्मा है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तर्जमा, और अल्लाह से मदद मांगो सब्र और नमाज के ज़रिए। मामा, हमने भी यही करना, हर एक मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगनी और अपनी हर मुसीबत में सिर्फ़ और सिर्फ सब्र से काम लेना है, क्योंकि सब्र और दुआ मोमिन के हथियार हैं, और जो कोई अपनी परेशानी, तंगी, तकलीफ़ में इन हथियारों से मसल्ला होगा, मुसीबत की इस जंग में फ़तह बिलाखिर उसी का मुकद्दर ज़रूर बनेगी। आयत करीमा की तलावत के बाद फ़ातिमा के ज़हानत से भरपूर चमकदार नैन पहले की निस्बत मज़ीद रोशनो मुनव्वर लग रहे थे। वक्त चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना, बिलाखिर कट ही जाएगा, क्योंकि वक्त एक सा कभी नहीं रहता, चाहे वो फिर खुशियों का हो या फिर गम का। फ़ातिमा का अंदाज़े बयां हमेशा की तरह आमना बेगम के दिल को एक मसरूर कुन एहसास से दो चार कर रहा था। और सब्र करने वालों के लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। रवानी से बातें करती फ़ातिमा आमना बेगम के दिल का बोझ मज़ीद हल्का कर चुकी थी। मामा, आप खुद ही सोचें, अगर हम ज़रा सी परेशानी को देखकर रोने और चीखने चिल्लाने लगे, तो परेशानी तो अपने इसी मुकर्ररा वक्त पर ही ख़त्म होनी, जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पहले से तय कर दिया गया है। फ़ातिमा रसान से समझाते आमना बेगम की तेज़ी से बदलते तासरात बगौर देख रही थी। लेकिन अगर हम अपनी इस परेशानी में अल्लाह पर अपने ईमान और तवक्कुल को मजबूत रखेंगे, तो इससे ना सिर्फ हमारा रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत हो जाएगा, बल्कि हमें हमारे सब्र पर भी अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता करेंगे इंशाअल्लाह। फ़ातिमा के लहजे में सुकून ने कलब वाज़िया नज़र आ रहा था। लेकिन बेटा, आमना बेगम ने फिर से कुछ कहने के लिए अपने लब वाह किए। मामा, आप परेशान होने की बजाय सिर्फ अपनी लंबी उम्र और सेहत व तंदरुस्ती की दुआ मांगे, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त होंगी तो ही मेरा ख्याल रख पाएंगी ना। मामा, आपको मेरी खातर खुद में जीने का मज़ीद हौसला पैदा करना होगा। आखिरी बात करते फ़ातिमा का लहजा रंज चुका था, मगर फिर भी वो मुस्कुराते हुए आमना बेगम को अपना आप पुरसुकून और मुतमईन दिखा रही थी। या अल्लाह, मेरी बेटी को हिम्मत और कुव्वत अता फरमा, इसे इन तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। आमना बेगम ने फ़ातिमा को अपने साथ लगाए फरते मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमते दिल ही दिल में इसके लिए ढेरों दुआएं की थी। अचानक फ़ातिमा को उनके शफ़क़त अमेज़ अंदाज से किसी और का ख्याल जहन के पर्दे पर अक्स बनकर लहराता दिखाई दिया। इसके बारे में सोचते ही बेख्तियार फ़ातिमा की आंखों के किनारों से दो आंसू मोती बनकर इसके रुखसारों को भिगो गए थे। मलिक साहब कहाँ हैं? जावेद ने मेन गेट पर मामूर असले से लैस मुलाजिम को देखते इस्तफसारिया लहजा अपनाया। वो साहब जी, मलिक साहब तो लॉक्ड रूम में हैं, कुछ मकामी लोगों और एक फ़ॉरेन क्लाइंट के साथ इनकी एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है। मुलाजिम इसको भी साहब जी ही कह रहा था, क्योंकि वो मलिक साहब का ख़ास आदमी था, और आजकल वैसे भी मलिक साहब हर मामले में इसी की राय को अहमियत देते और इसी पर भरोसा कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपनी ड्यूटी ध्यान से करो। जावेद ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। मुलाजिम के जवाब पर इसे तहकीर अमेज़ अंदाज में वहाँ से जाने का हुक्म सादर कर दिया। मुलाजिम इसका खुश्क रवैया देखकर अपनी हैरत पर काबू न रख सका। वो सरतापा सुलगने के बावजूद इसे जवाबन कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि इस बददिमाग को झेलना इन सब की मजबूरी बन चुकी थी।
वो गेट के सामने मार्बल से बनी लंबूतरी राहदारी को अबूर करता हुआ दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इसको देखते ही दरवाजे के सामने खड़े दोनों गार्ड्स ने इसके कुछ भी कहने से कबल फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। सलाम साहब, दोनों ने बैक वक्त सर को हल्का सा खम देकर सलाम किया तो वो ज़ेर लब इनको वालेकुम अस्सलाम कहता अपने कदम अंदर की जानब बढ़ा गया। जावेद लिफ्ट के ज़रिए लॉक रूम के पास अभी पहुंचा ही था कि इसे बंद दरवाजे से कुछ क्लाइंट्स बाहर आते दिखाई दे। इनकी शक्लें इसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, मगर फिर भी वो अपनी हैरत अंगेज़ी पर काबू पाते चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए इन्हें सी ऑफ करने दाखिली दरवाजे तक चला गया। उफ मेरे खुदाया, ये तो वही हैं। जावेद की पेशानी पर उभरती सलवटें वाज़िया नज़र आ रही थीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मलक साहब? जावेद की आवाज़ सुनकर मलक साहब ने यस कहकर इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। इजाज़त मिलने पर वो आंखें ऊपर उठाकर तशक्कुर भरा सांस फिज़ा में खारिज करते हुए अंदर चला गया। मलिक साहब, अभी एक बहुत ही सॉलिड किस्म की प्रॉपर्टी देखकर आए, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जावेद ने ज़रा खुशामदी लहजा अपनाया था क्योंकि आज इसे मलक साहब के चेहरे के तासरात तनाव का शिकार लग रहे थे। जावेद, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? मलक साहब के सर्द लहजे पर जावेद एकदम चौंक उठा क्योंकि नासिर मलक ने पहली बार इससे इस कदर सख्त अंदाज में बात की थी। नहीं मलक साहब, दरअसल बात यह है कि जावेद से जल्दी में कोई बात नहीं बन पा रही थी। तुम्हें पता है जावेद, मैंने तुम्हें यह जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बहादुरी की वजह से दी थी। तुम्हें अपना ख़ास आदमी चुना क्योंकि तुम बाकी सबसे अलग थे, मगर अब तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। नासिर मलक ने इंग्लिश शहादत उठाए इसे सख्त लहजे में बावर करवा दिया था। आखिर मेरा काम हो क्यों नहीं पा रहा तुमसे, या फिर मैं यही समझूं कि तुम्हारे बाजू में अब कोई दम खम बचा ही नहीं? नासिर मलक का लहजा गंभीर होने के साथ साथ अजहद संजीदगी का रूप धारे हुए था। तुमने थोड़े ही अरसे में काफ़ी समझदारी वाली काम सर अंजाम दिए, इसलिए मैं बार बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसी की गलती एक बार भी माफ़ करने के हक़ में नहीं हूँ। नासिर मलक ने जलील करने की आज सारी कसर एक साथ ही निकाल ली थी। मलक साहब, यकीन जानिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जावेद ने पेशानी मसलते अपनी हर बात की कई बात फिर से दोहरा दी। मैं क्या करूँ तुम्हारी कोशिशों का जब कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा? आज ना चाहते हुए भी मलक साहब को इसकी भोंडी वजाहत इश्तियार दिला गई थी। अपने अंदर का इज़्तिराब कम करने के लिए इसने टेबल पर हाथ मारते सारे गिलास ज़मीन बोस कर दिए क्योंकि मुकाबल और कोई नहीं जावेद था, वरना तो पहली गलती पर ही बंदूक ताने मुकाबल का भेजा उड़ा देना इसका रोज़ का मामूल बन चुका था। मलक साहब, आखिर हम इस जगह को छोड़ क्यों नहीं देते? दफ़ा करें इसे। मैं और भी काफ़ी अच्छी जगह देख कर आया हूँ, हमारे बड़े काम आएंगी। इन जगहों का दाम भी हमें दुगना चूगना मिल रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से इस सिलसिले में बात भी कर ली है। जावेद मलक साहब को जल्द अज जल्द इस जगह से मुतनफ़र करना चाहता था, इसीलिए पैसों का लालच देते इसकी तवज्जो इस जगह से हटाना चाहिए। नासिर मलक इसकी पूरी बात सुनने के बाद भी इसे सख्त गुस्सीली निगाहों से ही घूर रहे थे। इनके बिगड़े तासरात वाज़ेह गुमाजी कर रहे थे कि इन्हें जावेद की ये बात मज़ीद गुस्सा दिलाने का बायस बन रही है। वो अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे खुद के तने असाब पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जावेद, बात पैसों की नहीं है, बात मेरी अना की है, और अपनी अना का सौदा करना नासिर मलक जैसे खुददार इंसान को बिल्कुल जेब नहीं देता। ज़िंदगी में पहली बार जावेद का हर पैंतरा उल्टा पड़ रहा था। नासिर मलक आज इसे लाजवाब करने पर तुला हुआ था। अगर बात सिर्फ जगह की होती तो और जगह क्या कम है मेरे पास? मैं सब कुछ अपनी ताकत और पैसे के ज़ोर पर ख़रीद सकता हूँ। इस इलाके में अगर मेरी इजारादारी अभी तक कायम है तो कुछ तो बात होगी ना मुझ में। इतने अरसे में नासिर मलक के चेहरे पर पहली बार फ़ख्रिया मुस्कुराहट रक्स करती महसूस हुई थी। ये बात तो 100% दुरुस्त कही आपने। जावेद ने ताइंदी अंदाज में हल्का सा मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया। मैं हमेशा सही ही कहता हूँ जावेद, नासिर मलक कभी गलत नहीं हो सकता। नासिर मलक ने फ़ख्रिया कॉलर झाड़ते हुए सिगरेट केस निकालकर नया सिगरेट सुलगा लिया। मुझे रिज़ल्ट चाहिए जावेद, तुम्हारी कोशिश नहीं। इसके लिए मैं और मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। जावेद ने कुछ पॉइंट डिस्कस करने के बाद किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में वहाँ से जाने की इजाज़त मांगी तो नासिर मलक ने सोफ़े की पुश्त के साथ टेक लगाए तंबीही अंदाज में फिर से वार्निंग देना ज़रूरी समझा था। ठीक है मलक साहब। जावेद इस बात में सर हिलाते फ़ौरन वहाँ से चला गया। जानने दिल, अब तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। जावेद के जाने के बाद मलक साहब अपना वॉलेट निकालकर इसमें लगी तस्वीर को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते अजहद गंभीर लहजे में गोया हुआ। वो घंटों इस तस्वीर को देखते, इससे बातें करने के साथ साथ सिगरेट सुलगार कर पीता रहता था। इसकी ये रूटीन अब दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही थी। बच्चे कहाँ हैं सोनिया? अख्तर साहब ने हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर सोनिया बेगम को तनो तनहा बैठे पाया तो सर्द लहजे में इस्तफसार किए बिना रह न सके। जवान बच्चे हैं अख्तर साहब, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ कर रहे होंगे, यही तो उम्र है उनके खेल कूद की। सोनिया बेगम की अजब दलील पर अख्तर साहब इन्हें सख्त निगाहों से घूरने लगे थे। सोनिया, जावी तो चलो लड़का है,
खुद को संभाल लेगा, लेकिन शमसा को तो कम से कम इस टाइम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ना। अख्तर साहब फिक्रमंद तासरात समेत रिस्ट वॉच को देखते गोया हो रहे थे। इन्हें हर वक्त अपने बच्चों की फिक्र लाक रहती थी, मगर इनके बच्चे वक्त के साथ साथ मज़ीद खुदसर और ज़िद्दी हो रहे थे। यही बात अब इन्हें अंदर ही अंदर परेशान किए रखती थी। इनके ज़हन के पर्दे पर फ़ौरन किसी का पुरनूर साया अक्स बनकर लहरा गया, जिसको देखते वो अंदर ही अंदर परेशान होकर रह गए थे। अब इन्हें अपने हर अमल पर मां सवाए शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होता था। पल भर में ही इनका दिल खाने से बुरी तरह उचाट होकर रह गया। उन्होंने हाथ में पकड़ा नवाला भी वापस प्लेट में रख दिया। जावी को तो मैं इसके हाल पर छोड़ चुका हूँ, क्योंकि उसने तो शायद मेरी कोई बात ना मानने की कसम खा रखी है। अख्तर साहब चेयर को पीछे घसीटते डाइनिंग टेबल से बिना खाना खाए वापस उठ खड़े हुए। मगर शमसा, वो तो उस घर की बेटी है, इस खानदान की इज्जत है। मैं चाहता हूँ तुम इसे वक्त रहते ही समझा लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वक्त रहते बच्चों को अपना कीमती वक्त देकर समझा लिया जाए तो फिर इंसान को ज़िंदगी भर किसी बात के लिए पछताना नहीं पड़ता। अख्तर साहब ने जूम यानी अंदाज़ अपनाते सोनिया बेगम को समझाने की एक अदना सी कोशिश की। पहले जो कुछ हुआ सो हुआ। अब की बार वो शमसा के मामले में कोताही बरतना किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर तुम्हें अपनी पार्टी से फुर्सत मिले तो बच्चों पर तवज्जो दो ना। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है जो बच्चे इस कदर खुद सरी का शिकार हो गए हैं। अख्तर साहब ने सोनिया बेगम को भी लिताड़ने के अंदाज में खरी खरी सुना दी। बदकिस्मत लोगों की पहचान उनकी नाफरमान औलाद से ही होती है सोनिया, और मुझे इस वक्त इस रोए ज़मीन पर खुद से ज़्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं लग रहा। इनके अंदाज़े बयान से बेबसी की झलक वाज़िया नज़र आ रही थी। इतने तलख अल्फाज पर सोनिया बेगम का रंग एकदम फक पड़ गया था। खाना तो खा लें प्लीज़। अख्तर साहब को उल्टे कदमों वापस मुड़ते देख सोनिया बेगम ने चेयर से उठते हुए ने रोकना चाहा, मगर वह सुनी अनसुनी करते हुए सीढ़ियों के जीने चढ़ते ऊपरी फ्लोर पर मौजूद अपने कमरे में चले गए थे। इनकी तो बस आदत हो गई है, मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। पहले वो क्या कम था जो अब इन्होंने भी अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। सोनिया बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए दोबारा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। अल्लाह अल्लाह करके उससे जान छूटी हमारी, अब ये शुरू हो गए। सोनिया बेगम तैश के आलम में बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी। खाने का मज़ा ही ख़राब करके रख दिया है। सोनिया बेगम ने टेबल पर सजी मुख्तलिफ अनवा इक़साम की डिशेज़ देखी तो आहिस्तगी से बड़बड़ाते खाली प्लेट में चम्मच पटकने के अंदाज से वापस रख दिया, और फिर मुंह बसोड़ते मुलाजमा को खाना वापस रखने का कहकर खुद भी वहाँ से उठ गई। सोनिया बेगम का बच्चों के बारे में इस कदर लापरवाह अंदाज इन्हें किस हद तक महंगा पड़ने वाला, अभी वो इस सबसे ही अक्सर अनजान थी। अजलान और ज़ैनब जब इजाबो कबूल के मराहल तय कर चुके तो अचानक पेंसिल वापस मेज़ पर रखते अजलान की निगाह जैनी के हाथों की तरफ उठ गई, जिन्हें वो परेशान अंदाज में बार बार मसल रही थी। अजलान को उसकी ये हरकत देखकर न जाने क्यों गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो जैनी की इस हरकत पर इसे कुछ सख्त सुनाता, इसके मोबाइल पर बजती मैसेज की रिंग टोन ने इसकी तवज्जो बेख्तियार अपनी जानिब मबजूल करवा ली। अजलान मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखने के बाद स्क्रीन को टच करके मैसेज ओपन करने लगा था। कमीने, बदतमीज़, खबीस इंसान, स्टेज से नीचे तो आ ज़रा, तुझे तो आज मैं पूछता हूँ अच्छी तरह। यान का मैसेज देख अजलान के खूबसूरत लबों को धीमी मुस्कान ने आकर छू लिया। स्टेज के लफ्ज़ पर चौंकते हुए अजलान ने अपना झुका सर फ़ौरन ऊपर उठाया तो खुद से चंद फुट के फासले पर अयान को खड़ा देखा जो इस वक्त इसे ही सख्त गुस्सीली निगाहों से घूर रहा था। अजलान को एक सेकंड के अंदर अंदर सारा माजरा समझ आ चुका था, क्योंकि वो इसके साथ खड़े अपने सेक्रेटरी कम दोस्त ज़्यादा ज़मान को भी देख चुका था। अब वो धीमे से मुस्कुराते मोबाइल को बाएं हाथ में पकड़े स्टेज से नीचे आ गया। इसके स्टेज से उठने की ही देर थी कि ज़ैनब की उथल पुथल होती सांसें एकदम बहाल होने लगी, वगरना तो अजलान का अपने इतने करीब बैठने का सोच ही इसकी धड़कनों को बेतरतीब अंदाज में धड़कने पर मजबूर कर रही थी। अभी तो इसने सर उठाकर इसको एक नज़र देखने की कोशिश भी नहीं की, जिसको वो हमेशा टीवी, सिनेमा घर और मोबाइल पर देखती रहती थी। वो घबराहट के मारे अपनी पसीने से तर पेशानी को टिश्यू से साफ कर ही रही थी कि इसे अपने पास आयशा भाभी और जिमल बैठती दिखाई दी। वो दोनों इससे मुस्कुराते हुए बातें करने लगी थीं। अयान की बातें सुनते सुनते अचानक अजलान की निगाह बेसाख्ता स्टेज पर जाकर थम सी गई। जैनी को किसी बात पर मुस्कुराते देख शदीद गुस्से के आलम में इसकी पेशानी पर सख्त त्योरी ने अपनी जगह बना ली। यार, माना कि तेरा नया नया निकाह हुआ है, मगर हम भी तेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, है ना ज़मान? अयान ने शरीर अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके सीने पर हाथ मारते इसे बाकायदा अपनी तरफ मुतवज्जा किया, क्योंकि अजलान कब से बिना पलके झपकाए स्टेज की तरफ ही देखे जा रहा था। यार, ऐसी कोई बात नहीं। अजलान अब अपना रुख मोड़े पूरा का पूरा घूमता अयान के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। बस बस रहने दे, मान गया तेरी यारी को। अगर आज मुझे ज़मान से पता नहीं चलता तो कभी भी तेरी शादी में शरीक नहीं हो पाता। अयान ने मसनूई गुस्से से अजलान को घूरते हुए ज़मान की तरफ इशारा किया। इसके इशारा करने पर
ज़मान सटपटाहट का शिकार होता कुचल भरे अंदाज में लब कुचलने लगा। एक्चुअली सर, वो ज़मान ने हकलाते लहजे में बात को संभालने की एक नाकाम सी कोशिश की। तुम चुप रहो ज़मान, एक तो लाट साहब ने मोबाइल फ़ोन ऑफ किया हुआ था, तुम्हारा नंबर डायल कर कर के आधा पागल हो चुका था। मैं अयान सुलगते अंदाज में अपने 2 दिन की मसरूफियात अजलान के गोश गुजार कर रहा था। अयान का गुस्सा जायज़ था, इसलिए अजलान और ज़मान इसे बोलने का भरपूर मौका दे रहे थे। इतना परेशान होने के बाद बिलाहर थक हार कर मैंने अपनी कराची की सारी मीटिंग्स कैंसिल की और पहली फ़्लाइट लेकर लाहौर पहुंचा और यहाँ आकर पता चला कि जनाब तो शादी मनाने स्विट्ज़रलैंड रवाना हो चुके हैं। अयान बिना लगी लिपटी के अपनी भड़ास खूब निकाल रहा था, जबकि अजलान और ज़मान इसकी फ़िक्र और मोहब्बत पर हौले से मुस्कुरा दिए थे। आलियान भी खुशदिली से मुस्कुराते वहाँ आकर इन सबसे मुसाफा करने लग गया। हाँ, तो ज़मान साहब भी पहुंच गए हैं। आलियान ने शरारती अंदाज में एक आंख बंद की और फिर अयान की तरफ देखते ज़मान की टांग खींचना चाही। मैं भी सोचूं, अजलान भाई यहाँ हैं तो फिर ज़मान अभी तक वहाँ कैसे है? आलियान हमेशा ज़मान को ऐसे ही तंग करता रहता था। हाँ भाई, 24 घंटे में से कम 15 घंटे तो ये अजलान के साथ रहता, तो इतनी देर इसके बिना कैसे गुजारा कर सकता था? अयान ने भी हंसते हुए लुकमा डाला, जिस पर सभी बेख्तियार कहका लगाकर हंस दिए थे। अयान भाई, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ इसकी बीवी कंप्लेन नहीं करती जो हर वक्त अजलान भाई के साथ ही चिपका रहता है। आलियान पुरसोच अंदाज में हाथ गाल पर रखते ज़मान की घबराहट से खुद को लुत्फ़अंदोज़ होता महसूस कर रहा था। आलियान, अजलान ने इसे तंबीही अंदाज में पुकारा तो वो फ़ौरन कानों का हाथ लगाकर हंसते हुए सॉरी सॉरी कहने लगा। अजलान अच्छी तरह जानता था कि वो सब इस वक्त इसका मूड बेहतर करने के लिए ऐसी तंज़ो मज़ाक से भरी बातें कर रहे हैं, मगर ये तो सिर्फ वही जानता था इस वक्त इसके अंदर जो आंधी के तेज़ झक्कर चल रहे थे वो इनकी बातों से किसी सूरत थम नहीं सकते थे। इसकी मख्फी सर्द निगाहें और चेहरे पर छाई अज़द संजीदगी इस वक्त किसी को भी झुलसा कर राख कर सकती थी। तभी अचानक ज़ैनब की निगाहें भी अनजाने में इसकी इन शोला बार निगाहों से आन टकराने का जुर्म सरजद कर गईं। कुछ ही सेकंड के बाद अजलान ने स्पॉट तासरात समेत अपना रुख वापस अयान की तरफ मोड़ लिया। इस वक्त अजलान की पुश स्टेज की जानब थी, जबकि ज़मान की आंखें स्टेज पर बढ़ते गैर मामूली रश और ज़ैनी के बेहोश वजूद को देख गैर यकीन अंदाज में फटी की फटी रह गईं। सर, वो भाभी, ज़मान बमुश्किल हकलाने के अंदाज से गोया हुआ तो अजलान ने भी फ़ौरन अपना रुख मोड़े। इसकी निगाहों के ताक़ुब में ज़ैनी को देखा, जो इस वक्त दुनिया और माफ़ीहा से बेखबर बेसुध होकर सोफ़े पर गिर चुकी थी। बाकी सब लोग तफक्कुर अमेज़ तासरात समेत इसका चेहरा थपथपाते इसे होश में लाने की सही कर रहे थे। ना चाहते हुए भी इसके कदम बेख्तियार स्टेज की तरफ उठ गए। ज़रार, एक बात पूछूं? स्टडी के दौरान अचानक रोशान ने किताब बंद की और फिर ज़रार के झुके चेहरे को एक नज़र देखने के बाद नरम लहजे से मुखातब करते इसकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवाई। वो दोनों इस वक्त कंबाइंड स्टडी के लिए ज़रार के घर पर मौजूद थे। रोशान ज़रार का इस दुनिया में वाहिद दोस्त था जिससे वो अपने दिल की हर बात शेयर कर लेता था। ज़रार ने हमेशा 2 ही लोगों से अपने दिल की बात शेयर की थी। इनमें से एक तो रोशान था और दूसरे इसके ऑल टाइम फेवरेट अजलान चाचू। हाँ पूछो। ज़रार को लगा वो स्टडी के मतलब कोई सवाल पूछना चाह रहा है, इसलिए इसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब देते अपना सर वापस नीचे झुका लिया। तुम स्विट्ज़रलैंड क्यों नहीं गए? रोशान के सवाल पर इसके चेहरे का रंग एकदम जर्द पड़ गया था। रोशान, तुम्हें पता तो है हमारे फ़ाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे पढ़ना था, बस इसीलिए ज़रार ने पहली बार रोशान से निगाहें चुराते बेमतलब पेंसिल को किताब पर घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था रोशान इसकी गहरी नीली झील जैसी शफाफ आंखों के ज़रिए इसके दिल में छुपी हर एक सच्चाई पढ़ लेता है। दोनों ही बेहद गहरे दोस्त थे। ज़रार भी इस पर अपनी जान छिड़कता था। यार, मैं तुम्हारा स्टडी को लेकर कंसर्न अच्छे से जानता हूँ। हर दफ़ा तो तुम टॉप करते हो, कम अज़ कम मेरे सामने तो ये लेम एक्सक्यूज़ बिल्कुल ना दिया करो। रोशान की बात ने ज़रार को एक बार फिर वाज़िया कर दिया था कि वो इसकी रग रग से वाक़फ़ियत रखता है। यार रोशान, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ज़रार ने संजीदगी से भरे माहौल को लाइट करने के लिए अपने मिजाज के बिल्कुल बरक्स थोड़ा मुस्कुराता लहजा अपनाया। मैं जानता हूँ तुम इस लड़की से गुस्सा हो, बस इस वजह से तुम वहाँ नहीं गए। रोशान ने पल भर में ही सारी हकीकत इसके सामने खोल कर रख दी थी। रोशान चाहता था वो किसी तरह अपने दिल में दबी बात को इससे शेयर करके थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो हर एक बात को अपने दिल में रख कर अपनी तबीयत ख़राब कर बैठता था। हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेना इसको शदीद डिप्रेशन में मुब्तला कर देता था। तुम इससे नफ़रत करते हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अपने अजलान चाचू के लिए लाजमी वहाँ जाना चाहिए था। रोशान ने अपने तयन दुरुस्त अंदाज़ा लगाकर इससे मुफीद मशवरे से भी नवाजा था। हमारे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में अभी कुछ दिन बाकी हैं यार, तुम तो आखिरी दिन भी आकर पेपर दे सकते थे। रोशान इसके शाने पर हाथ रखते अज़द नरम लहजे में गोया हो रहा था। खैर, अब इतना भी लायक फ़ायक नहीं हो, तुम तो मुझे आइंस्टाइन ही समझने लग गए हो। ज़रार रोशान की बातों की वजह से पहले की निस्बत काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था।
तुम परेशान ना हुआ करो, जो हमारी किस्मत में लिखा है होता वही है, जो वो होकर ही रहता है, तो इसे कोई नहीं बदल सकता, ना ही तुम और ना ही मैं, माँ सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और क्या पता वो लड़की अजलान चाचू के लिए कितनी अच्छी साबित हो, रोशान ने मुदल्लल अंदाज में ज़रार को रसान से समझाया था। चलो यार छोड़ो इस टॉपिक को, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। ज़रार ने अब की बार हाथ उठाकर इसे मज़ीद बात करने से रोक दिया। ठीक है यार, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए कोई गेम खेल लेते हैं। रोशान इसका ध्यान बटाने की गर्ज से इसे ज़बरदस्ती बेड पर से उठाते रूम से बाहर ले आया। ज़रार भी इन सोचों से तंग आ चुका था, इसलिए सर को नफ़ी में थोड़ा झटका देते रोशान के साथ एक गेम खेलने में मसरूफ़ हो गया। अरे सोफ़ी मैडम, आप नहीं गई स्विट्ज़रलैंड? सोफ़िया अपना शूट देकर गहरा सांस मारते चेयर पर बैठकर पानी पीने ही लगी थी कि फिल्म के डायरेक्टर ने एक चुपता सवाल पूछते इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। हर कोई अजलान के मुताल्लिक सोफ़िया की दिली वाबस्तगी से आगाह था, माँ सिवाय अजलान के, या फिर वो जानते बूझते इस सबसे अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। वो भी कोई शादी है वाला? अजलान इसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा। सोफ़िया नहवत से नाक थोड़ा ऊपर चढ़ाते हुए मगरूर अंदाज में गोया हुई। जो भी है सोफ़िया, शादी तो उसी से ही कर रहा है ना, वैसे करोड़ों लड़कियों का दिल तोड़ दिया जालिम ने। शाहज़र अंदर ही अंदर इसकी चिड़चिड़ाहट से खूब महफूज हो रहा था। तुम देखना शाहज़र, वो बहुत जल्द छोड़ देगा उस लड़की को, तुम जानते नहीं होगा कितनी दूर भागता है वो ऐसी लड़कियों से जो इसकी तरफ माइल होने की कोशिश करती हैं। सोफ़िया ने बड़े यकीन से कहा। इनमें से एक तो तुम भी हो, शाहज़र ने बड़बड़ाने के अंदाज में जवाब दिया। कुछ कहा? सोफ़िया ने पानी की बोतल वापस मेज़ पर रखते इस तरफ सारिया निगाहें शाहज़र के चेहरे पर दी। शाहज़र इसके पूछने पर एकदम गड़बड़ा सा गया। नहीं कुछ भी नहीं। शाहज़र इसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसलिए साफ मुकर गया। सोफ़िया, मुझे तुमसे सेट की लोकेशन भी डिस्कस करनी थी। मेरा ख्याल है पहले तुम्हारे शूट ले लेते हैं, तब तक अजलान भी आ जाएगा, फिर इसके शूट ले लेंगे। शाहज़र ने बात घुमाने की खातिर अपना अगला लाया सोफ़िया के गोश गुजार करना शुरू कर दिया था। अजलान शाह, भले ही तुम्हारी शादी इस लड़की ज़ैनब इब्राहिम से हो चुकी है, बिल आखिर तुम्हें लौट कर तो मेरे पास ही आना है ना। सोफ़िया अपनी दिल फ्रेब जानलेवा मुस्कुराहट समेत दिल ही दिल में अजलान से मुखातब हो रही थी। अजलान को कैसे अपनी तरफ लाना है और ज़ैनब को इसकी ज़िंदगी से कैसे बाहर निकाल फेंकना है, सोफ़िया का जहन इस वक्त कई मकाराना साजिशों का मरकज़ बन चुका था। वो खाली खाली नज़रों से शाहज़र का अगला प्लान सुन रही थी, लेकिन इसकी सोचें इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अजलान के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। अचानक ज़ैनब के बारे में सोचते इसके चेहरे पर ज़हरखुंद मुस्कुराहट फैल गई थी, जिसे आसपास से गुजरते और किसी शख्स ने तो नहीं, लेकिन शाहज़र ने ज़रूर महसूस किया था। उफ़! कमरे में आते ही अजलान डहने के अंदाज में सोफ़े पर बैठ गया। बोझल असाब लिए इसने अपने आप को कोट से आज़ाद किया और फिर टाई की नॉट ढीली करते इसे उतारकर साइड वाले सोफ़े पर रखते अपना सर सोफ़े की पुश्त पर टिका दिया। अब वो अपनी आंखें शिद्दत से मूंदे सोफ़े पर नीम लेटने के अंदाज में बैठ गया। इसकी आंखों के पपोटे सूजन का शिकार लग रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के हालात की वजह से वो अपनी नींद तक सही से पूरी नहीं कर पाया था। कुछ ही देर बाद गहरा सांस फिजा में खारिज करते अजलान ने अपनी खाली खाली निगाहें बेख्तियार कमरे के तरफ घुमाई थीं। कमरा फुल नफासत से सजा हुआ था। इसके वस्त में फुल जहाजी साइज बेड के ऊपर दीदा जेब प्रिंटेड स्किन कलर की बेडशीट बिछी हुई थी। तकियों के दरमियान रखा हार्ट शेप चॉकलेट ब्राउन कुशन अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ था। ब्राउन कम्फर्टर में लिपटा वजूद इस वक्त फुल गनूदगी में सो रहा था। शायद नींद के इंजेक्शन का असर था जो डॉक्टर अभी अभी इसे देकर गया था। इसकी नज़रों का मरकज़ अब बेड की साइड टेबल थी, जहाँ मौजूद खूबसूरत डेकोरेशन पीसीज इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे। सफ़ेद पेंट पर मुश्तमिल दीवारों के ऊपर सफ़ेद रंग पर्दे कमरे को मज़ीद रोशनो मुनव्वर कर रहे थे। कमरे की छत गोल्डन और वाइट कलर का इम्तजाज थी। सीलिंग के अंदर चौकोर अंदाज में बेशुमार लाइट्स जड़ी हुई थी। इनके दरमियान में चमकता फनूस अपनी खूबसूरती आप पेश कर रहा था। इस वक्त वो खुद बेड के सामने मौजूद दो सिंगल सोफ़ों में से एक पर लेटने के अंदाज में बैठा हुआ था। चेहरे पर थकन के आसार नुमाया नज़र आ रहे थे। वो अपने पाँव को जूतों की कैद से आज़ाद करता सामने मौजूद टेबल पर रख चुका था। इस पर मौजूद खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देख अचानक इसकी निगाह घूमती फिर से बेड पर लेटे वजूद पर गई थी। कंफर्टर में अच्छी तरह लिपटा होने की वजह से इस वक्त इसका सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा था। वो पहले के बरक्स हर किस्म की ज्वेलरी से आज़ाद थी, क्योंकि जिमल और आशा भाभी ने इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से इसे उतारना मुनासिब समझा था। ज़ैनब को देखते ही इसे थोड़ी देर पहले का वाक़या अपने जहन के पर्दे पर अक्स बनकर लहराता दिखाई दिया, जिसको याद करते इसे फिर नए सिरे से तप चढ़ चुकी थी। जैनी को बेहोश होते देख सब इसकी तरफ लपक उठे। इतने रश में अचानक अजलान को अपनी समातों में सिकंदर साहब की फ़िक्रमंद सी आवाज़ सुनाई दी। बेटा जल्दी से जैनी बेटी को उठाओ और कमरे में लेकर जाओ, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। सिकंदर शाह ने घबराहट का शिकार होते अजलान को तेज़ आवाज़ में मुखातब किया, जो इस वक्त तेज़ तेज़ कदमों से चलता स्टेज की तरफ ही बढ़ रहा था।
इब्राहिम साहब भी परेशान तासरात समेत जैनी को ही देख रहे थे। मारे तफक्कुर के सारा बेगम की आंखों से इस वक्त बाकायदा आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बाकी सबसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर यह सब अजलान की उकाब निगाहों से मख्फी ना रह सका। सिकंदर साहब की आवाज़ सुनकर अजलान अपनी भींची मुट्ठियों को खोले बेसाता स्टेज की जानब बढ़ गया और फिर वो बादल नहास्ता जैनी को अपने मजबूत कसरती बाजू में किसी नापसंदीदा चीज़ की तरह उठाता तेज़ी से सीढ़ियाँ बूट करता अपने कमरे में ले गया। इसके साथ साथ जिमल और आयशा भाभी भी ऊपर आ रही थी, वरना इस वक्त इसका दिल शिद्दत से एक तमन्ना कर रहा था कि इस लड़की को कमरे में ले जाने की बजाय यहीं कहीं रास्ते में ही पटक दे। इस वक्त इसका चेहरा हर किस्म के तासुर से आरी लग रहा था। कमरे में लाकर अभी वो इसे सर्द निगाहों से घूर ही रहा था कि अचानक इसे अपने कमरे में जिमल की तफक्कुर अमेज़ आवाज़ सुनाई दी। भाई जल्दी से हीटर ऑन करें, भाभी के तो हाथ पांव ठंडे पड़ चुके हैं। जिमल की परेशानी से भरपूर आवाज़ कमरे की साकत फिजा में गूंजी तो वो बिना कुछ कहे हीटर ऑन करने लगा। तभी सिकंदर साहब और आसमा बेगम डॉक्टर को अपने साथ लिए कमरे के अंदर आ गए थे। घर के बाकी सब अफराद भी परेशान अंदाज में इधर से उधर घूम रहे थे। स्पेनिश डॉक्टर इस वक्त जैनी का चेकअप करने में मसरूफ़ था। पास खड़ी नर्स भी इसे ही बगौर देख रही थी। लगता है इन्होंने बहुत दिनों से सही से खाना नहीं खाया और ना ही ठीक से सोई हैं। इनका बीपी काफ़ी हद तक लो हो चुका है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप पास मौजूद नर्स को पकड़ा दिया। मैं इन्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, साथ में एक नींद का इंजेक्शन भी लगाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर जॉनसन ने शिस्ता अंग्रेज़ी में ज़ैनब की मेडिकल रिपोर्ट पर अपना तजिया पेश किया। फिर कुछ दीगर हदायत के बाद ज़ैनब का ख्याल रखने की ताकीद करता कमरे से बाहर चला गया। सिकंदर साहब भी इसके साथ साथ चलते कमरे से बाहर आ गए थे। जॉनसन, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? डॉक्टर जॉनसन सिकंदर शाह के बेहतरीन दोस्तों में से एक थे। येस, यू डोंट वरी सिकंदर, शी विल बी फाइन इन जस्ट फ्यू आवर्स। ओके, गुड बाय। डॉक्टर जॉनसन ने शाइस्तगी से मुस्कुराते इनके कंधे पर हाथ रखे नरम लहजे में तसल्ली दी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सिकंदर शाह ने खुश दिली से मुस्कुराते इनसे मुसाफा करते इन्हें वहाँ से रवाना किया। इब्राहिम भाभी प्लीज़ आप लोग टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर को सी ऑफ करने के बाद सिकंदर साहब कमरे के बाहर मौजूद आहत साहब और अजमत बेगम के साथ खड़े इब्राहिम और सारा बेगम से मुहातब हुए थे। इंशाल्लाह सब ने दिल ही दिल में यकबस्ता दुआ की। आज से जैनी मेरी बेटी है इब्राहिम, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करो। सिकंदर शाह ने यह कहने के साथ साथ इब्राहिम साहब के कंधे पर दोस्ताना अंदाज में हाथ भी रखा था। इनकी बात सुनते इब्राहिम साहब के चेहरे पर मदम मुस्कुराहट दर आई और फिर वो इन्हें खुलूसे दिल से शुक्रिया कहते वापस अपने रूम में चल दिए थे। जाने से पहले इन सब ने ज़ैनब को एक नज़र देखा और फिर सारा बेगम अपनी भीगी आंखों समेत फरते मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमते हुए कमरे से बाहर आ गई। अचानक अपने ताक़ुब से आसमा बेगम की आवाज़ सुनते सारा बेगम के बढ़ते कदम पल भर के लिए वहीं रुक गए। सारा, ज़ैनब बिल्कुल मेरी जिम्मल की तरह, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। आसमा बेगम की नरम आवाज़ ने इनके दिल में बढ़ते खदशात को थोड़ी देर के लिए दूर फेंक दिया था और फिर वह तशक्कुर अंदाज में इनसे गले मिलती वापस अपने कमरे में चली गई। कॉरिडोर अबूर करते इनकी आंखें लबालब पानियों से भर चुकी थीं। अजलान भाई अब आप लोग आराम करें, हम भी चलते हैं। आहिल को भी नींद आ रही और इधर देखें एनी साहबा तो जिमल की गोद में ही सो चुकी। आयशा भाभी की बात पर अजलान भी एनी को एक नज़र देखते धीमे से मुस्कुरा दिया। आयशा भाभी और आहिल के जाने के बाद जिमल भी जैनी का कम्फर्टर दुरुस्त करते हुए एनी को लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। मेरी एक सर्द निगाह से आपका ये हाल है मोहतरमा। कमरे के अतराफ में निगाह घुमाते बेख्तियार अजलान की निगाह मेडिसिन के ज़ेरे असर सोई जैनी के चेहरे पर जाकर थम सी गई तो वो अज़ियत भरे लहजे में सोचते हुए इससे मुहातब हुआ था। अभी तो आपको अपनी इन आँखों से मेरी नफ़रत की शिद्दत भी देखना है, फिर ही आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा किस कदर बड़ी गलती की है आपने ये सब करके। अजलान बेतासुर चेहरे समेत ज़हरकुन लहजे में बड़बड़ा रहा था। वो अभी तक हनूज़ इन्हीं सोचों में ही गुम था कि मोबाइल की रिंगटोन ने इसकी तवज्जो बेख्तियार अपनी जानब मबजूल करवा ली। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ते मैसेज ऑन करके देखा तो स्क्रीन पर ज़मान और रैयान दोनों का मैसेज एक साथ जगमगा रहा था। अल्फाज में थोड़ी रद्दोबदल ज़रूर थी मगर मायने दोनों का एक ही था। हम अपने रूम में हैं, अगर कोई परेशानी की बात हो तो बता देना, इससे बड़ी कोई और परेशानी भी हो सकती है भला। अजलान जैनी पर एक साथ निगाह डालकर नफ़ी में सर झटकते खुद से मुहातब हुआ था और फिर खुद के तने साह पर काबू पाते इनके मैसेज का रिप्लाई ओके की सूरत में सेंड करके वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए ड्रेसिंग रूम से कपड़े निकालने लगा। अब की बार इसने वहाँ से गुजरने से पहले बेड पर लेटे वजूद की तरफ एक निगाह डालना भी गवारा नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था जब जब इसको देखेगा नए सिरे से तकलीफ़ होगी और फ़िलहाल वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था।
मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले करें और रवाना करें यहाँ से। प्रीशे घर के सारे काम निपटाने के बाद अपने रूम में जाकर पढ़ने लगी थी कि बेड की साइड टेबल पर पानी को मौजूद ना पाकर वो उल्टे कदमों वापस किचन की तरफ आ गई। अभी वो बंद कमरे के पास से गुजर ही रही थी कि शिजा भाभी के इस कदर सख्त अल्फाज ने इसके बढ़ते कदमों को फ़ौरन ब्रेक लगा दी। ऐसे कैसे कर दूँ बात, चाहे जो भी हो, है तो वह मेरी बहन ही ना। प्रीशे को जामन भाई की परेशानी से भरपूर आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी। ठीक है फिर मुझे क्या, बाद में ना पछताइएगा। शिजा भाभी को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया तो नखवत मेज़ लहजे में गोया होते कंधे बाकायदा ऊपर की तरफ उचका दिए। जामन, हमारे पास एक इज्जत ही तो अपनी होती है। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, अमीरों की तरह हमारे पास इतने पैसे नहीं जो इस बात को दबा दे। मैं कह रही हूँ ऐसा ना हो कि हमारी रही सही इज्जत भी प्रीशे एक दिन डुबोकर ही दम ले। शिजा भाभी का हत्ता कमेज़ अंदाज प्रीशे की आंखों में बेख्तियार ढेरों आंसू लाने का मौजब बन चुका था। और फिर वो पानी लिए बिना ही खाली जग को अपने हाथों में थामे कत्ता कदमों से चलती अपने रूम में आकर बेआवाज़ रोने लगी थी। इसे आज शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आ रही थी। पहले तो इसके भाई ने कभी इसको कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आज इसे शिजा भाभी की कटीली तंजिया बातों ने बहुत दुख पहुंचाया था। वो तो इनकी हर जली कटी बात आराम से बर्दाश्त कर जाती थी, घर का हर काम भी खुद करती रहती ताकि इससे कोई ताना कुसना सुनने को ना मिले। इसने आज तक जामन भाई को शिजा भाभी के इस रवैये की भी कभी कोई शिकायत ना की थी। शिजा भाभी जामन भाई के सामने तो इससे बड़े प्यार से बात करती थी जैसे वो इसका बहुत ख्याल रखती हो, मगर जामन भाई के ऑफिस जाने के फ़ौरन बाद ही वो अपने इसी रूप में वापस आ जाती थी। इसके पेपर्स होने के बावजूद भी वो सारे घर के काम इसी से करवाती थी। वो खुद भी कभी भी कामचोर नहीं रही थी, इसलिए इसने आज तक उफ ना किया था, मगर आज भाभी के इन ज़ाहिर खुंद अल्फाज ने इसके दिल को चीर कर रख दिया। वो बेगुनाह होने के बावजूद आज गुनहगार बन गई थी। इससे शिद्दत से अपनी दोस्त की याद आई। इसका मोहब्बत से भरा चेहरा इसके जहन के पर्दे पर अक्स बनकर छाने लगा। पता नहीं कैसी होगी वो, कैसा सलूक हो रहा होगा इसके साथ। प्रीशे के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें सवाल बनकर उभर रही थी। इसे अपनी आदत का तो पता था कि वो हर परेशानी को चुपचाप सह लेते, मगर अपनी दोस्त के बारे में वो अजहद फिक्रमंद थी क्योंकि इसने आज से पहले कभी किसी परेशानी का सामना नहीं किया था। कैसे सहेगी वो ये सब, एक और सवाल हवक बनकर उभरा। इस वक्त वो खुद बेबसी की इंतहा पर थी। इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो किसी की बात का पलट कर कोई जवाब दे दे। प्रीशे जैसी साबर लड़की तो खुद चुपचाप सहने वालों में से एक थी। वो किसी के लिए क्या कर सकती। काश वली कुछ कर पाता। पता नहीं वो यहाँ पाकिस्तान में है या जैनी के पास। इसके दिल में पहली बार ये आवाज़ गूंजी थी, वरना हमेशा तो वली इसको ये कहकर तंग करता रहता था, एक दिन देखना प्रीशे तुम मुझे ज़रूर याद करोगी। इसकी कई बात आज वो याद कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी वली इसे इन हालात में याद आएगा। वो तो हमेशा इससे अपनी नज़रें चुराती थी, इसके बारे में अपने दिल की आवाज़ तक को बंद कर देती थी, मगर आज इसका दिल इसको बार बार आवाज़ें दे रहा था और वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों के हालात की वजह से भाभी ने इसका मोबाइल तक इससे वापस ले लिया था। प्रीशे ने इस बात पर भी कोई बहस न की क्योंकि वो किसी से बहस करती ही कब थी। बस चुपचाप इनके कहने पर मोबाइल इनके हाथों में थमा चुकी थी। ये सब बातें सोचते हुए कब इस पर नींद की देवी मेहरबान हुई वो नहीं जानती थी। गहरी नींद में होने के बावजूद इसकी गालों पर अभी तक आंसुओं के मीठे मीठे से निशानात वाज़िया नज़र आ रहे थे। कब तक इसकी यादों के सहारे जियोगी। आमना बेगम ने इसे खिड़की के पास खड़े गुमसुम देखा तो नरम लहजे में गोयाते इसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। आमना बेगम की तबीयत अब कदरे बेहतर थी, इसलिए वो वॉक करने की घर से कमरे से बाहर निकलती लॉन में जा ही रही थी। इनकी निगाह लाउंज में बुत बने खड़ी फातिमा पर जाकर थम सी गई। वो कुछ ही देर में पहले तमाम बच्चों को कुरान का दर्स देकर फ़ारग तो हुई, मगर इस वक्त कमरे में जाने की हिम्मत खुद में मुश्तमा ना कर पाई, इसलिए वहीं की वहीं खड़ी रह गई। आप उठ गई मामा। फातिमा ने आमना बेगम की कई बात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बात का रुख ही बदल दिया। मुझे लगा अभी आप आराम कर रही हैं इसलिए मैं यहीं खड़ी होगी। फातिमा इनसे निगाहें चुरा रही थी क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही रोकर फ़ारग हुई थी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी आमना बेगम को इसकी आंखों से इसके रोने का पता चले। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आमना बेगम ने फिर से वही बात दोहराई। शायद आमना बेगम ने आज अपनी बेटी से दो टोक बात करने की ठान ली थी। मामा आप जानती हैं मेरी ज़िंदगी में इनकी यादें ही तो हैं जो मुझे कदम ब कदम ताकतवर बनाती हैं। आमना बेगम अपनी बेटी की इस बात पर इसे साकत निगाहों से देख रही थी। पर बेटा मुझे अपनी सांसों पर भरोसा नहीं रहा, आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती। आमना बेगम ने फातिमा को रसान से समझाना चाहा, मगर फातिमा इनकी गैर मुतवक्का बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई थी। मामा मेरी तरफ देखें। फातिमा इन्हें अपने साथ लिए टीवी लाउंज में मौजूद सोफ़ों की तरफ बढ़ गई। मामा आपकी या मेरी तो क्या किसी की भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये तो अल्लाह की अमानत है, इसका जब जी चाहे ले ले। कुरान पाक में है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तर्जुमा बेशक सब अल्लाह ही के लिए और हमें इसी की तरफ लौट कर जाना। आप फ़र्ज़ करें हमारी दिन की नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं तो हम रात को क्यों कज़ाए नमाज़ पढ़ कर सोते हैं, क्योंकि हमें अपनी सांसों का भरोसा नहीं है। और वैसे भी
कल किसने देखा? इस सब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान पाक में इसका वाज़िह पैगाम है, लाहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, तर्जुमा ज़मीनों आसमान की चाबियाँ अल्लाह ही के पास हैं। अल्लाह ही की ज़ात कादर मतलक है, वो जो चाहे कर सकता है। आपको लगता है आप बीमार हैं इसलिए आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जबकि ये इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। अगर वो चाहे तो अभी यहीं बैठे बैठे मेरी जान निकाल सकता है। फातिमा जज़ब के आलम में मुसलसल बोले जा रही थी। अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रही हो? आमना बेगम इसकी आखिरी बात पर दहल कर रह गईं। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र लंबी करे। आमना बेगम ने इसकी गाल पर हाथ रखे खलूस से दिल से दुआ दी। मामा, आप मेरे लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे सालिहीन में शामिल कर दे और हम सब का खात्मा ईमान पर करे। फातिमा ने आमना बेगम के हाथ अकीदत से चूमते मुस्कुराता लहजा अपनाया। फातिमा के शायद टपकाते अंदाज पर आमना बेगम भी खुशदिली से मुस्कुरा उठी। इनके दिल ने जवाबन सिद्के दिल से आमीन भी कहा था। जावी, तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बाहर नहीं रहने लगे। टीवी लाउंज में मौजूद 3 सीटेड सोफे पर विराजमान सोनिया बेगम फैशन मैगजीन की वर्कदानी कर रही थी। तभी अचानक इनकी निगाहें पास से गुजरते अपने खूबरू जवान बेटे की तरफ उठकीं, जो इस वक्त कहीं बाहर जाने के लिए नक्सुक तैयार होता दाखिली दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उन्होंने पहली बार खुश्क लहजे में मुखातब करते बाकायदा अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। प्लीज़ मामा, आपको पता तो है डैड की आदत का, आप इन्हें अपने तरीके से समझा दिया करें ना। जावी ने अपनी मॉम की किसी बात का कोई ख़ास असर ना लिया। लेकिन जावी, वो कह तो ठीक ही रहे ना, तुम ज़रा टाइम से घर आया करो। मैं तुम्हें बाहर जाने से हरगिज़ नहीं रोक रही, मगर तुमने कहीं भी जाना हो तो कम से कम इन्हें इत्तला दे दिया करो, इससे वो भी खुश हो जाएंगे। सोनिया बेगम ने इसे नरम लहजे में समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो बखूबी जानती थी इनका बेटा गुस्से में फ़ौरन आपे से बाहर हो जाता है। अगर वो एक बार गुस्से में आ जाए तो फिर सोनिया बेगम की तो क्या, किसी एक की बात को खातर में नहीं लाता था। बात करते करते कब वो बदतमीज़ी की हर हद पार कर जाता, इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता था। यार मामा, आप चिल करें और डैड से कहें इनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आज इसका मूड काफ़ी अच्छा था, इसलिए पहले की निस्बत कदर आराम से बात कर रहा था, वरना तो इसे रोक टोक हरगिज़ पसंद नहीं थी। वो हर बात में अपनी मनमानी करता था और किसी की सख्त लहजे में कही गई बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता था। तुम्हें पता है वो कहीं भी बाहर जाने से पहले तुम्हारे डैड को इन्फॉर्म ज़रूर करता था, इसलिए वो तुमसे भी वही सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सोनिया बेगम ने ज़ूमानी अंदाज़ अपनाते फिर से अपनी बात का आगाज़ किया, मगर जावी ने अपना दायां हाथ उठाए इन्हें इस टॉपिक पर मज़ीद बात करने से मना कर दिया। मामा, मैं इनकी तरह नहीं बन सकता, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मुझे इनसे कंपेयर करना बंद कर दें प्लीज़। वो बाकायदा हाथ जोड़ते बेजार लहजे में गोया हुआ, फिर अपनी कार की चाबी दराज से निकालकर दरवाजे को पटाख के अंदाज में बंद करते वहाँ से चला गया। ओए ज़रीना, कहाँ घूम फिर रही हो? खाना तैयार हो गया तो शमसा बीबी को बुलाओ। सोनिया बेगम इसके पीछे पीछे दाखिली दरवाजे तक गईं और फिर गहरा सांस भरकर वापस लौट आईं। वो जावी का गुस्सा अपनी मुलाजमा पर निकाल रही थी, मगर इसके जवाब ने पल भर में इसके 14 तबक रोशन कर दिए। सोनिया बेगम, शमसा बीबी तो आधा घंटा पहले ही अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली गई। मैं इनके पास इनके रूम में थी, इन्हें मुझसे थोड़ा काम था। मुलाजमा ने डरते डरते इन्हें सारी हकीकत बताई, जिस पर वो बाकायदा सर पकड़ कर रह गई थी। आज अख्तर साहब को क्या जवाब दूंगी? इस वक्त इनका जहन मुख्तलिफ सोचों की हमाजगाह बन चुका था। ये तो इनके बच्चों का रोज़ का मामूल बन चुका था। आज इन्हें शिद्दत से अपनी लापरवाही का एहसास हुआ था। वो भी तो ऐसे ही करती थी जब ये सब छोटे थे, तो इन्हें अपनी पार्टी से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसे में कोई तो था जो इनका बहुत ख्याल रखता था, बिना कुछ कहे वो इनकी हर बात मानता था, मगर इसे भी अपनी हाथों से गवा बैठी थी। आज इन्हें अपने किए पर थोड़ा बहुत अफसोस तो हो रहा था, मगर वो अपनी फितरत के मुताबिक थोड़ी ही देर में इन सोचों से नफ़ी में सर झटकती स्टडी रूम की तरफ चल दी। मुबारक हो मलक साहब, अब यह ज़मीन भी हमारी होगी। नासर मलक अपनी कानूनी टीम के हमरा लॉक रूम में सोफ़े पर विराजमान टेबल पर मौजूद एक फ़ाइल साइन कर रहा था। जावेद की बात ने इन्हें धीमे से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ छोटी सी ज़मीन है, हमने तो इससे भी बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। नासर मलक इन सब के सामने फ़खरिया कलर झाड़ते अपने गैर कानूनी कामों का जिक्र कर रहा था। बिल्कुल सही कहा मलक साहब, लेकिन इस ज़मीन पर अगर हम प्लाज़ा बनाएंगे ना तो दुकानों का किराया करोड़ों में होगा। यकीन जानिए आपकी 5 उंगलियां घी में होंगी। जावेद ने इन्हें अपने नासाना मशरे से नवाजा। नासर मलक ने जावेद की बात में दमखम देखा तो वकीलों को फाइल साइन करके देने के बाद वह दिल ही दिल में इस पर मज़ीद काम करने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन जावेद, मुझे इन सब से ज़्यादा इस चीज़ की भूख है जिसे तुम मिटाने में बहुत देर कर रहे हो। इसका अंदाज़े बयान एक मैनी खेज मुस्कुराहट पर मबनी था। जावेद इसे पल भर के लिए देखता ही रह गया। तुम्हें पता है जावेद, जब तुम मेरे गैंग में शामिल हुए तो इन सब ने मेरी मुखालफत की थी। उन्होंने आसपास खड़ी अपनी तमाम मसल्ला फ़ोर्स की तरफ इशारा किया, मगर मैंने तुम पर भरोसा किया क्योंकि मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत अच्छी लगी थी और तुम्हारा ये निडर और बेखौफ अंदाज़े बयान मेरी नज़रों को भा गया था।
वहाँ मौजूद तमाम फोर्स को अब जावेद की किस्मत पर रश्क आ रहा था। वो ज़हीन होने के साथ साथ बला का एक खूबसूरत इंसान था। वो इस वक्त लाइट ग्रीन कलर ड्रेस शर्ट और वो ऑफ वाइट पैंट जेब तन किए नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। मलक साहब बस कोशिश जारी, आपने खुद ही तो सख्ती करने से मना किया, वरना मैं तो दो लगाकर भी उनसे काम निकलवा सकता हूँ। जावेद अपने लहजे को घसीला जाहिर कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, उसका यही ज़िद्दी अंदाज़ ही तो मुझे पसंद है, यही अदा उसे बाकी सबसे मुनफरिद बनाती है। नासिर मलक ने इंग्लिश शहादत उठाए जावेद को सख्त रद्द-ए-अमल देने से मना कर दिया और फिर वो ख्वाबीदा कैफियत में गिरा। इसका चेहरा सोचने में महव हो गया। ये सब जावेद की नज़रों से मख्फी ना रहा। बेख्तियार वो अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींचे खुद के तने असाब पर काबू पाने की एक नाकाम कोशिश करने में जुट गया। मैं तो 5 साल मुल्क से बाहर था, मगर इस लड़की को उस दिन बाजार में देखकर ही मैंने इरादा बना लिया था, अब तो इसे अपना बनाकर ही दम लूँगा। सब के बाहर जाते ही नासिर मलक ने बरमला अपने अज़म का इजहार किया। वो अपने दिल की हर बात सिर्फ इसी से ही शेयर किया करता था क्योंकि इसने चंद ही दिनों में इसके दिल में अपना एक मुनफरिद मकाम बना लिया था। मगर मलक साहब वो ज़मीन हमारे नाम नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने तो इन्हें यह तक कह दिया कि कोई फ़्लैट ले देंगे, मगर उन्होंने कहा यह इनके बच्चों का सवाल है, वो इस मामले में कभी भी अपना सर नीचे नहीं झुकाएंगी। जावेद ने इसे हकीकत से आश्कार कर दिया। पढ़ा ले, कुछ दिनों तक अपना ये शौक़ भी पूरा कर ले। अभी मेरे भी कुछ काम अधूरे हैं, पहले वो ज़रा पूरे कर लूँ, फिर मैं खुद जाऊंगा इसे लेने और फिर अपनी दुल्हन बनाकर ही दम लूँगा। मलक साहब ने इसे थोड़ी खुली छूट देने का इरादा किया। दुल्हन के मसरूर कुन एहसास को सोचते इसका फलक शगाफ का लाउंज में गूंज कर रह गया था। इसके बेहंगम कहके पर जावेद के तासरात अचानक बिगड़े थे, जिसे वो अपनी चालाकी से फ़ौरन छुपा गया ताकि किसी को इस पर कोई शक ना गुजरे।